नताशा हमेशा उदास रहती थी क्योंकि कोई भी उससे प्यार से बात नहीं करता था। सभी उसके काले रंग रूप को लेकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। कमला थी तो नताशा की सगी माँ, लेकिन वो अपनी दूसरी बेटी रूपा को ज्यादा प्यार करती थी। अरे बेटा, अच्छे से खाती क्यों नहीं हो? देखो, मैंने तेरे लिए मछली चावल बनाया है। माँ, मेरा आज मछली चावल खाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कहते बेटा, मछली चावल नहीं खाओगी तो ताकत कहाँ से मिलेगी? तभी नताशा, जो सूखी रोटी और प्याज खा रही थी, वो बीच में बोल पड़ी। माँ, अगर रूपा नहीं खाना चाहती तो मछली चावल मुझे दे दो। तुझे जो मिला है चुपचाप खा ले, समझी? मैं अपनी रानी बेटी को अपने हाथों से मछली चावल खिलाऊंगी, तो जल्दी से खाना खत्म कर और नदी में जाकर झूठे बर्तन धो कर ला। यहाँ बैठी मत रह, अभी और भी बहुत काम बचे हैं करने के लिए। नताशा चुपचाप सूखी रोटी खाने लगी। खाना खाने के बाद वो झूठे बर्तन लेकर नदी में धोने चली गई। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? मैं आज घर नहीं लौटूंगी। मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये कहते हुए नताशा फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक से वहाँ से गुजर रही लंबे बालों वाली स्वीटी परी ने नताशा की सारी बात सुन ली। वो तुरंत नताशा के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रही हो नताशा? मन सुंदर होना चाहिए, बाहरी रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। लेकिन लोगों को तो बाहरी सुंदरता ही दिखाई देती है। वो लोग सब बेवकूफ है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। आपका रंग रूप मेरी तरह होता तो आपको पता चलता कि कितनी तकलीफ होती है घर और बाहर के लोगों के ताने सुनकर। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अभी तुम घर जाओ, शाम होने वाली है। नहीं, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। मुझे वहाँ कोई प्यार नहीं करता। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूँ तो फिर तो तुम घर चली जाओगी ना? क्या सच में आप मुझे अपने जैसा सुंदर बना दोगी? हाँ नताशा, सच में। फिर तो सभी लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे। अच्छा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं जादू करने वाली हूँ और जब तक मैं न कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। नताशा ने खुशी खुशी अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जब स्वीटी परी ने उसे आंखें खोलने को कहा, तब नताशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे, मेरा रंग रूप तो बिल्कुल आप जैसा हो गया और मेरे बाल तो सोने के हो गए हैं। नताशा, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम घर लौट जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा परी लोग जाने का समय हो गया। इतना कहकर स्वीटी परी अदृश्य हो गई। वहीं दूसरी ओर नताशा खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ी। गांव के सभी लोग उसे बस देखते ही रह गए। फिर जब नताशा घर पहुंची तो उसे देख उसकी माँ कमला हैरानी से बोली, अरे नताशा, ये तेरा रंग रूप कैसे बदल गया? तू तो बहुत सुंदर दिख रही है और ये तेरी बाल तो सोने की तरह चमक रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? फिर नताशा अपनी माँ को सारी बात बताते हुए बोली, माँ, आज जब मैं नदी में बर्तन धोने गई थी, तभी वहाँ एक सुंदर सी परी आई। उन्होंने अपने जादू से मुझे सुंदर बना दिया और मेरे बालों को तो देखो, बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं। ये कहते हुए नताशा ने अपने सुनहरे बालों को जैसे ही हाथ लगाया तो उन बालों से सोने के सिक्के गिरने लगे। ये देखकर नताशा और कमला दोनों दंग रह गयी। अरे ये क्या, इतने सारे सोने के सिक्के? नताशा बेटी, मेरे पास आओ, तुम तो साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर आई हो।
तुम तो मेरे घर की सबसे बड़ी और लाडली बेटी हो। आप बैठ मेरे पास बेटा। ये कहते हुए कमला नताशा से प्यार से बात करने लगी। नताशा बेटी, तुम थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। तब तक मैं ये सोने के सिक्के उठाकर अलमारी में रख देती हूँ। पर माँ, रात का खाना बनाने की तैयारी शुरू करनी है मुझे। वो सब मैं कर लूंगी, तो बस जाकर आराम कर। और हाँ, आज मैं तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी, ठीक है? अब यहाँ खड़ी क्यों है? जाकर अपने कमरे में आराम कर। नताशा खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। तभी वहाँ कमला की दूसरी बेटी रूपा आई और बोली, माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आज खाना आप बनाओगी? हाँ बेटी, क्योंकि नताशा के पास परी के जादुई सोने के बाल हैं। अब देखना, हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। अब जल्दी से जाकर इन सोने के सिक्कों को सुनार की दुकान में बेच कर आती हूँ। इस तरह सोने के सिक्के बेचते बेचते नताशा की माँ कमला बहुत अमीर हो गई। वो बहुत सारी धन संपत्ति की मालकिन बन गई। लेकिन कमला का लालच फिर भी कम नहीं हुआ। वो हर रोज नताशा से जादुई सोने के बालों से सोने के सिक्के गिराने को कहा करती। इतना ही नहीं, कमला अब नताशा का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। ऐसे ही एक दिन कमला, नताशा बेटा, खाना खाने आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। नताशा खुश होते हुए खाना खाने बैठ गई। लेकिन रूपा को वहाँ ना देख वो बोली, माँ, रूपा कहाँ है? उसे आपने खाना खाने बुलाया नहीं? अभी बुला लूंगी, तुम तो खाना शुरू करो। देखो बेटी, आज मैंने तुम्हारे लिए मछली चावल बनाया है। तभी प्लेट की ओर देखते हुए नताशा हैरानी से बोली, अरे माँ, आपने तो मुझे बड़ी वाली मछली दी है, मैं खा नहीं पाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगी? चल जल्दी से खाना शुरू कर, इसके बाद मैं तुझे शुद्ध देसी घी का हलवा भी खिलाऊंगी। इतने में रूपा कमरे से बाहर आई और बोली, माँ, आपने मुझे नहीं बुलाया, मुझे भी तो भूख लगी है। दिन भर सोती रहती है, कुछ काम करती रही है और सबसे पहले भूख तुझे ही लग जाती है। चल बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ये कहते हुए कमला ने रूपा के लिए खाना परोसा। प्लेट में खाना देखते ही रूपा मुंह बनाते हुए बोली, माँ, आपने मुझे छोटी मछली क्यों दी है? मुझे भी बड़ी मछली चाहिए। जो मिला है चुपचाप उसे खा ले, नखरे मत दिखा। अरे नताशा बेटा, तूने अभी तक खाना क्यों नहीं शुरू किया? खा खा, पेट भर के खा। माँ की बात सुनकर नताशा मन ही मन खुश होते हुए बोली, माँ मुझसे कितना प्यार करती है। ये सब लंबे बालों वाली परी का कमाल है। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब नताशा की माँ कमला गांव की सबसे अमीर औरत बन गई। उसी गांव में कालिया और टोनी नाम के दो बदमाश रहते थे, जो कमला को अक्सर सुनार की दुकान में आते जाते देखा करते थे। हाँ गुरु, मैं हर दिन इस घर में रहने वाली औरत को सुनार की दुकान में दिन में 2 बार आते हुए देखता हूँ। वो औरत ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आती है और सुनार की दुकान पर बेचकर ढेर सारे पैसे लेकर जाती है। पर इसके पास इतना सारा सोना आता कहाँ से है? मैंने सब पता लगा लिया है गुरु। इस औरत की एक लड़की है जिसके सोने के जादुई बाल है। जब वो अपने बाल छूती है तब उसके बालों में से सोने के सिक्के गिरते हैं। इसी की वजह से ये इतनी अमीर हो गई है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। सोने के सिक्के से भरा हुआ बक्सा होता तो हम उठाकर भाग जाते, लेकिन 50 किलो की लड़की को लेकर कैसे भागेंगे? गुरु, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे किडनैप करके उठाकर भाग जाएं? इससे हम दोनों पर उस लड़की का वजन भी कम पड़ेगा
और हमें उसे उठाकर ले जाने में आसानी भी होगी। अरे ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची? तू मेरे साथ रह रहकर समझदार हो गया है। दोनों बदमाश रात होने का इंतजार करने लगे। फिर सबके सो जाने के बाद कालिया और टोनी नताशा को बेहोश कर उसे एक बोरे में डालकर एक सुनसान खंडर में ले गए। जब नताशा को होश आया तो उसने देखा उसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं। अरे ये क्या? ये मेरे हाथ पैर किसने बांध दिए और मैं कहाँ पर हूँ? तभी कालिया हंसते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही जगह हो लड़की। कौन हो तुम और मुझे इस तरह क्यों बांध रखा है? छोड़ो मुझे। हमने तुझे किडनैप किया है लड़की, अब तुम हमारे कब्जे में हो। लेकिन क्यों? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें पता है कि तेरे जादुई सोने के बाल हैं। तू हमें भी सोने के सिक्के से माला माल कर दे, फिर हम भी बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। उन बदमाशों की बात सुन नताशा मन ही मन बोली, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? खूबसूरत दिखने के चक्कर में मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। अब मेरा क्या होगा? इस तरह कालिया और टोनी नताशा से जोर जबरदस्ती कर सोने के सिक्के हासिल करने लगे। ऐसे करते करते 4 दिन बीत गए। फिर एक दिन टोनी के दिमाग में एक आइडिया आया। गुरु, हम इस तरह थोड़े थोड़े सोने के सिक्के बाजार में बेचने जाएंगे तो पुलिस की नजर हम पर पड़ सकती है। बात तो तूने 16 आने सही बोली है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम इस लड़की के सारे सोने के बाल ही काट दें? इसके सोने के बालों की कीमत लाखों में होगी, फिर हमें इस लड़की की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तेरे पास इतने कमाल के आइडिया आते कहाँ से हैं? चल जल्दी से कैंची लेकर आ, हम इसके सारे बाल काट देते हैं। दोनों की सारी बातें नताशा ने सुन ली और रोने लगी। कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये मेरे सारे बाल काट कर मुझे गंजी कर देंगे। इससे अच्छा तो मैं पहले ही ठीक थी। मैंने स्वीटी परी की बात ना सुनकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपना पहले वाला रंग रूप वापस चाहिए। अब मुझे इस मुसीबत से कौन बचाएगा? ये कहते हुए नताशा रोए जा रही थी। तभी वहाँ पर स्वीटी परी प्रकट हुई और बोली, घबराओ नहीं नताशा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। स्वीटी परी ने अपनी जादुई शक्ति से कालिया और टोनी को पुलिस स्टेशन पहुँचा दिया। पुलिस ने उन दोनों को देखते ही तुरंत जेल में बंद कर दिया। उसके बाद स्वीटी परी नताशा को रस्सियों से आजाद करते हुए बोली, नताशा, अब तुम घर लौट जाओ, तुम आजाद हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे वापस पहले जैसा बना दो। लेकिन तुम तो सुंदर बनना चाहती थी ना? नहीं, मैं अब समझ गई कि असली सुंदरता बाहरी रंग रूप से नहीं होती। प्लीज मुझे पहले जैसा बना दो। नताशा की बात सुन स्वीटी परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और नताशा फिर से पहले जैसी दिखने लगी। उसके बाद स्वीटी परी आसमान में कहीं गायब हो गई। वहीं नताशा अपने रंग रूप को देखते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर माँ मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करेंगी? कोई नहीं, मैं माँ के ताने सुनकर रह लूंगी। ये कहते हुए नताशा एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गई। तभी उसकी माँ कमला और उसकी बहन रूपा उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ पहुँची। अरे नताशा बेटी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं इन 4 दिनों में समझ गई कि बेटी खोने का दर्द क्या होता है। चल मेरा बच्चा, घर चल, देख कितनी कमजोर हो गई है। माँ, मैं पहले जैसी दिखने लगी। अब मेरे बालों से सोने के सिक्के नहीं गिरेंगे माँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, बस घर चल। तेरे बिना घर सोना लग रहा है।
नताशा दीदी, अब उठ भी जाओ। आज से हम एक जैसा खाना खाएंगे। चलो घर चलते हैं। उसके बाद कमला ने अपनी दोनों बेटियों को प्यार से गले लगा लिया और सभी मिलजुल कर एक साथ प्यार से रहने लगे। अरे सब जल्दी करो, अब क्या बारात निकल जाने के बाद आओगे? माँ आ गए बस हम लोग, चलिए। 1 मिनट बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कहा था ना कि आज के दिन तू कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। माँ जी, आज मेरे देवर की शादी है। मैं कैसे शादी में बिना जाए रह सकती हूँ? तू क्या चाहती है कि तुझ गंजी बहू को हम शादी में ले जाकर सारे समाज में अपनी नाक कटवाए? कहीं तेरे इस गंजेपन को देखकर मेरे संजू की शादी टूट गई तो? साक्षी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे इस गंजेपन को देखकर वो सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। क्या तुम यही चाहती हो कि सबके सामने हमारी बेइज्जती हो? अपने पति अंकित और सास कल्पना की बात सुन साक्षी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बाकी सब लोग बारात लेकर निकल जाते हैं। हे ऊपर वाले, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मुझसे मेरे बाल छीन लिए? जब तक मेरे सर पर घने और लंबे बाल थे, सब लोग मुझसे कितना प्यार करते थे और आज वही सब लोग मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। साक्षी के सर पर शुरू से गंजापन नहीं था। कुछ वक्त पहले साक्षी के भी लंबे काले घने बाल हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय पहले काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाने की वजह से साक्षी के शरीर में विटामिन की कमी और हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं, जिसके चलते साक्षी के धीरे धीरे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब साक्षी के सर पर एक भी बाल नहीं बचता। साक्षी के गंजेपन की वजह से अंकित और कल्पना साक्षी को धीरे धीरे नापसंद करने लगते हैं। मानना पड़ेगा कल्पना, बहू तो तुम बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई हो। ऊपर से इसके इतने लंबे काले घने बाल, लाखों में किसी एक लड़की के होते हैं ऐसे बाल। लेकिन कहीं इन्हीं बालों को लेकर तुम्हारी दोनों बहुओं में कोई महाभारत न छिड़ जाए। अरे बस भी करो, तुमने शुभ मौके पर किस मनहूस का नाम ले लिया? अपने सामने अपनी सास को अपनी जेठानी के बारे में ऐसी बात करता देख घर आई नई नवेली बहू रश्मि को काफी अजीब लगता है। सुनिए, पूरी शादी में मुझे जेठानी जी कहीं नहीं दिखी और न ही गृह प्रवेश पे। माँ जी भी उनके बारे में ठीक नहीं कह रही थी। क्या कुछ हुआ है उनके बीच में? रश्मि के पूछने पर संजू रश्मि को साक्षी के गंजेपन के बारे में सारी कहानी बताता है, जिसे सुन रश्मि को अपनी जेठानी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। शादी का दिन गुजरता है और आज रश्मि अपनी पहली रसोई में तरह तरह के पकवान बनाती है और सबको डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। सभी को रश्मि के हाथ का खाना काफी पसंद आता है। वाह रश्मि बहू, सुंदर लंबे बालों के साथ साथ तूने तो खाना बनाने का हुनर भी काफी अच्छा पाया है। शुक्रिया माँ जी। वैसे साक्षी भाभी कहाँ है? नाश्ते पर आई नहीं। देख रश्मि बहू, उस गंजी मनहूस का नाम लेकर सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। जब खाना होगा तो वो खा लेगी। कल्पना की बात सुनकर रश्मि को अपनी जेठानी के लिए दुख होता है। वहीं साक्षी भी कल्पना की बातें सुन लेती है और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी रश्मि हाथों में नाश्ते की थाली लिए साक्षी के कमरे में आती है। ये देखिए जेठानी जी, आपकी देवरानी आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई है। चलिए जल्दी से खा लीजिए। तुम चली जाओ यहाँ से, वरना माँ जी तुम पर भी गुस्सा करेंगी मुझसे मिलने पर। तो क्या देवरानी अपनी जेठानी से मिलने के लिए नहीं आ सकती? आपके साथ जो हुआ उसमें भला आपकी क्या गलती है? ये तो किसी के साथ भी हो सकता था ना। इतनी छोटी सी चीज के लिए आप क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हैं? आप देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
रश्मि की बात सुन साक्षी खुद को रोक नहीं पाती और रश्मि के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं रश्मि अपनी जेठानी को हिम्मत देती है। माँ, कितने दिन हो गए ना हम सभी को कहीं बाहर गए हुए। चलिए आज सब कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं जल्दी से भाभी को भी जाकर बता देती हूँ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अब हम क्या उस गंजी को अपने साथ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए लेकर जाएंगे? मैं तो कह रही हूँ तो भी जितना हो सके उससे दूर रह, वरना तेरे भी सर पर एक दिन इन लंबे काले घने बालों की जगह गंजापन होगा। माँ जी, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे सर पर बाल न होना कोई भयानक बीमारी हो। तू देखना, एक दिन तेरी जेठानी की वजह से तू भी उसकी तरह ही गंजी हो जाएगी। अपनी देवरानी को अपने लिए अपनी सास से लड़ता हुआ देखकर कमरे में खड़ी साक्षी बहुत खुश होती है। साक्षी की जिंदगी में ये पहली बार था कि किसी ने उसके गंजेपन का मजाक ना उड़ाते हुए उसका सपोर्ट किया था। अरे भाभी, आप यहाँ हो और मैं आपको नीचे ढूंढ रही थी। मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना है, आप चलिए ना मेरे साथ। रश्मि की बात सुन साक्षी शॉपिंग करने के लिए हाँ कह देती है और जाने से पहले एक स्कार्फ अपने सर पर अच्छे से बांध लेती है, जिसे देखकर रश्मि बोली, अरे भाभी, आपने ये सर पर स्कार्फ क्यों बांध लिया? ताकि कोई मेरे गंजेपन का मजाक ना उड़ाए। भाभी, आपको लोगों की बातों से क्यों फर्क पड़ रहा है? लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, इसके बारे में आपको सोचना बंद करना होगा। आप जैसी हो हमारे लिए बहुत अच्छी हो। रश्मि की बात सुन साक्षी अपने गंजे सर से स्कार्फ निकालकर रश्मि के साथ जाकर मॉल में शॉपिंग करती है। मॉल में हर कोई मौजूद इंसान सिर्फ साक्षी के गंजे सर को ही देखे जा रहा था, जिसे देख साक्षी को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन अपनी देवरानी की वजह से साक्षी काफी अच्छा भी महसूस करती है शॉपिंग पर जाकर। अरे सुजाता चाची, आप यहाँ? रश्मि बहू, हमारे घर पर कल कीर्तन है तो उसी के लिए बुलाने आई हूँ। पूरे परिवार को आना है और हाँ, तुम तो जरूर आना। पता है, कीर्तन में आधे से ज्यादा लोग तुम्हारे लंबे काले घने सुंदर बालों को देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन याद रहे, अपनी उस गंजी जेठानी को मत ले आना, वरना अच्छे खासे कीर्तन का कॉमेडी शो बन जाएगा। चाची, आप पढ़ी लिखी हैं। मुझे लगता था इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप भी दूसरों की तरह ही निकली। अगर जेठानी जी कीर्तन में नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं आऊंगी। रश्मि की बात सुन सुजाता का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे इस बुढ़िया को कोई चाय देने वाला इस घर में है या नहीं? जानते हैं सब कि बिना चाय पिए मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती, लेकिन किसी को भी इस बात का ख्याल नहीं है। माँ जी, रश्मि किसी काम से बाहर गई है, ये लीजिए आपकी चाय। हे ऊपर वाले, अब तो मेरा सारा दिन खराब जाएगा। तुझ गंजी की शक्ल जो देख ली, तुझ गंजी को हर रोज देख देख कर अब मेरे भी बाल झड़ने लग गए। कितनी बार कहा है सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। माँ जी, आज तक आपने जितनी बार भी मेरे गंजेपन को लेकर मेरा मजाक उड़ाया, मुझे ताने दिए, मैं हमेशा बर्दाश्त करती रही। लेकिन अब और नहीं, बल्कि मैं जैसी हूँ वैसे ही आप सब लोगों को अब मुझे एक्सेप्ट करना होगा। पहली बार साक्षी को अपने लिए खुद बोलता देख कल्पना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, सब जल्दी से बाहर आ जाइए। सब लोग आ रहे हैं, आप और मैं तब तक चलते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? ये मेरी ऑफिस की पार्टी है। तुम जैसी गंजी पत्नी को ले जाकर मुझे वहाँ अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। कितनी बार मना किया है कि तुम बस घर में ही रहोगी, लेकिन तुम होके बाहर जाने से बाज ही नहीं आती। अंकित चिल्लाते हुए गुस्से में साक्षी को उसके गंजेपन का एहसास दिलाते हुए उसकी बेइज्जती कर रहा होता है।
कि तभी वहाँ रश्मि आती है। बस करिए, और कितना जेठानी जी को तकलीफ देंगे। अगर ये गंजापन जेठानी जी को ना होकर आपके साथ या माँ जी आपके साथ होता और कोई आपके साथ ऐसा बर्ताव करता तो जेठ जी आपको कैसा लगता? आप तो इनसे प्यार करते थे ना? क्या यही प्यार है जो सिर्फ एक छोटी सी कमी के चलते नफरत में बदल जाए? और माँ जी आप, अगर ये सब आपकी बेटी के साथ होता तो आप भी उससे ऐसा ही बर्ताव करती। आप सब लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। रश्मि साक्षी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। वहीं रश्मि की बातें सुनकर अंकित और कल्पना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो साक्षी से माफी मांगने के लिए उसके पास जाती हैं। साक्षी बहू, आज जो भी कुछ रश्मि बहू ने कहा बिल्कुल सही कहा। अगर ये सब मेरे या मेरे बच्चों के साथ होता तो हम क्या करते, हमें कैसा महसूस होता? आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। तुम्हारे साथ तो मैंने जीने मरने की कसमें खाई थी, लेकिन एक छोटी सी चीज की वजह से मेरा प्यार कब नफरत में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। साक्षी, मुझे माफ कर दो। अपनी सास और पति को अपनी गलती का एहसास होता देखकर साक्षी उन्हें माफ कर देती है। वहीं रश्मि साक्षी को एक अच्छे हेयर स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाती है और स्पेशलिस्ट की मदद से रेगुलर हेयर प्रोडक्ट्स और मेडिसिन खाने की वजह से अब धीरे धीरे साक्षी का गंजापन दूर होने लगता है और सिर्फ कुछ ही महीनों में देवरानी जेठानी के बिल्कुल एक जैसे काले लंबे घने बाल हो